Hello everyone, welcome to Unacademy Judiciary. So in today's video we are going to revise Indian Partnership Act 1932. So जैसे पंजाब जुडिशरी का एग्जाम नियर बाय है and in other states notifications are also out. So this video is helpful for you. So what is the Indian Partnership Act जो है 1936, इसके एक्ट के आने से पहले जो है जो प्रोविजंस थी पार्टनरशिप एक्ट की, दीज वर कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जब ये 1932 में ये एक्ट जब फोर्स में नहीं आया था, इस एक्ट के आने से पहले जो भी प्रोविजंस थी पार्टनरशिप को लेके वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन की गई थी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 11 डील करता था इन प्रोविजंस के साथ दैट वाज गिवन अंडर सेक्शंस 239 टू 266 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये आपको प्रोविजंस पार्टनरशिप की चैप्टर 11 में 239 टू 266 सेक्शन में दी हुई थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, विच इज नाउ रिपील्ड। जो ये प्रोविजंस थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, दीज वर फाउंड नीदर एडिक्वेट नॉर सेटिस्फैक्ट्री, दैट्स व्हाई इनको रिपील कर दिया गया था। एंड ऑल्सो विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडिया, जो नेसेसिटी थी न्यू लेजिस्लेशन की, दैट वाज डीपली फेल्ट। तो दिस जो ये एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप, दिस इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट। ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 के ऊपर बेस्ड है। तो विद सम माइनर मॉडिफिकेशंस टू मीट द डे टू डे प्रॉब्लम्स जो भी अकर करती हैं पार्टनरशिप बिजनेस में इंडिया में, एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट बिल जो है वो प्रिपेयर किया गया, विच वॉज रेफर्ड टू ए स्पेशल कमेटी। So, on the recommendation of the special committee, the Indian Partnership Bill was introduced in the legislature. So, presidential assent कब मिला था इस बिल को? The presidential assent was given on 8th April 1932. And ये एक्ट कब फोर्स में आया था? This came into force on 1st October 1932 को ये फोर्स में आया था। This came into force on 1st October 1932 except section 69. Except section 69 that came into force on 1st October 1933. तो ये अकेला सेक्शन जो है 1933 में फोर्स में आया था, बाकी जो सेक्शंस हैं दैट केम इनटू फोर्स ऑन 1st October 1932। एंड ये जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड करता है। नाउ दिस एक्सटेंड्स टू द J&K आल्सो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। So what is the preamble is act का what preamble says? This is to define and amend the law relating to partnership. ये define करता है and amend करता है law किसको related? Partnership act को related। तो कोई भी term जो partnership act में नहीं define की गई है, expressions जो इस act में use किए गए हैं but अगर वो define नहीं किए गए हैं तो उनका same meaning होगा जो वो Indian Contract Act में define किए हुए हैं। So expressions used but not defined in this act are defined in the Indian Contract Act shall have the same meaning जो उनको वहाँ पे assign किया गया है। See, this is written expressions used but not defined in this act and defined in the Indian Contract Act. तो उनका same meaning होगा। So what is the meaning of third party that is used here is third party का मतलब है that is not a partner in the firm, and business in this includes every trade, occupation and profession. Act of the firm में हम क्या लेके जाएंगे? This means कोई भी act, कोई भी omission, या तो सारे पार्टनर्स कर रहे हैं या कोई एक पार्टनर कर रहा है या एजेंट कर रहा है फर्म का, जो राइट देता है टू ए राइट दैट इज एनफोर्सिएबल बाय और अगेंस्ट द फर्म, जिसको आप एनफोर्स कर सकते हो, फर्म एनफोर्स कर सकती है या उसके अगेंस्ट एनफोर्स किया जा सकता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट ऑफ द फर्म। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप? So we are studying partnership act. So partnership का meaning क्या है? This is given under section 4. So partnership means this is the relation between persons. ये relations है persons के बीच में who have agreed to share the profits of the business. जिन्होंने agree किया है कि वो share करेंगे business के profit को, that is carried on by all or any of them acting for all. जिसको सब carry on करें या any of them that is acting for। तो पार्टनरशिप क्या है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, या तो वो सारे कैरी ऑन कर रहे हैं या उनके बिहाफ पे एक पर्सन कैरी ऑन कर रहा है, एक्टिंग फॉर ऑल।
तो पर्सन्स जिन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया है विद वन अनदर आर कॉल्ड एज द इंडिविजुअल पार्टनर्स, एंड कलेक्टिवली हम उसको क्या कहते हैं, फर्म, एंड नेम जिसके अंडर बिजनेस रन करता है दैट इज कॉल्ड एज द फर्म। तो सेक्शन 4 डिफाइंस व्हाट इज पार्टनरशिप। Now, partnership firm is not a legal entity. This is not a legal entity like a company. Partnership firm property जो है that belongs all to all the partners that constitutes the firm. So this is not a legal entity like company. तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी सारे पार्टनर्स को बिलोंग करती है जो फर्म को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। Now partnership जो है that arises from contract not from the status of the parties. वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है ना कि वो स्टेटस से अराइज होती है। तो इफ द देयर इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस देन दे डू नॉट बिकम पार्टनर्स इन द बिजनेस। वो पार्टनर्स नहीं बन जाते बिकॉज दैट डज नॉट अराइज फ्रॉम स्टेटस, दैट अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 5 दैट इन पर्टिकुलर जो मेंबर्स हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के दैट आर कैरिंग ऑन अ फैमिली बिजनेस or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on business are not partners in such business. वो ऐसे बिजनेस में पार्टनर्स जो हैं वो नहीं है। नाउ जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं किसी हिंदू जॉइंट फैमिली के, वो पार्टनर बन सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल मेंबर के साथ विद द अनदर हिंदू जॉइंट फैमिली। तो इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली, individual members of a joint Hindu family may become partners with the individual members of another joint family. But two Hindu joint families cannot unite to constitute a partnership. But दो हिंदू जॉइंट फैमिलीज यूनाइट नहीं कर सकती हैं टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप, बट हाँ इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के वो पार्टनर बन सकते हैं विद द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अनदर हिंदू जॉइंट फैमिली। नाउ व्हाट इज द how you can determine the existence of partnership? In determining whether a group of persons is or is not a firm, डिटरमाइन करना कि क्या ये ग्रुप ऑफ पर्संस फर्म है नहीं है, या फिर वो पार्टनर है किसी फर्म में या नहीं है, देन व्हाट इज नीड टू बी सीन, द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज दैट इज टू बी टेकन टुगेदर। तो अगर ये डिटरमाइन करना हो कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो पार्टीज के बीच में क्या रियल रिलेशन है दैट इज टू बी सीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ एंड सैलरी में बोनस मिल गया, दैट डज नॉट मेक यू अ पार्टनर इन द फर्म। वो आपको फर्म में पार्टनर नहीं बना देगा इफ यू आर शेयरिंग द प्रॉफिट। सो व्हाट इज नीड टू बी सीन, द रियल रिलेशन क्या है पार्टनर्स के बीच में, पार्टीज के बीच में, दैट इज टू बी टेकन टुगेदर फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। सो दिस इज डेल्ट अंडर योर सेक्शन 6। एक्सप्लेनेशन हमें यही चीज फर्दर बताती है दैट द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी by persons holding a joint or common interest in that property does not of itself make such persons partners. Second is the receipt by a person of a share of the profits of a business or of a payment contingent upon the earning of profits or varying with the profits earned by a business does not of itself make him a partner. उसको partner नहीं बना देते with the persons carrying on the business, and in particular the receipt of such share or payment. So by a lender of money to persons engaged or about to engage in any business. अगर कोई लेंडर ऑफ मनी है, उसने कोई मनी दी है, ठीक है, एंड उसको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट डज नॉट मेक हिम अ पार्टनर इन द फर्म। सो बाय लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन्स एंगेज्ड और अबाउट टू एंगेज इन बिजनेस। अगर कोई सर्वेंट है, एजेंट है, उसको कोई रेन्यूमरेशन मिल रहा है, अगर कोई विडो है, चाइल्ड है डिसीज्ड पार्टनर की, एज अ एन्युटी उसको कुछ मिला है, अगर कोई प्रीवियस ओनर है या पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस है, एज ए कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयर ऑफ, that does not itself make the receiver a partner with the persons that are carrying on the business. So section 6 deals with what is the mode of determination of the existence of partnership. Now एक होता है partnership at will, one is particular partnership.
तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है कि जहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने टाइम तक ये पार्टनरशिप चलेगी, कि ड्यूरेशन क्या होगी पार्टनरशिप की एंड किस पर्पस के लिए पार्टनरशिप है। वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप है दैट इज द पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट इज दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो कोई भी पार्टनरशिप, अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन, किसी पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग में वो पार्टनर बन सकता है। तो अगर कोई किसी के साथ पार्टनर बनता है दूसरे पर्सन के साथ किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, टू कैरी आउट समथिंग पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग, दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नाउ व्हाट आर द जर्नल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स बाउंड हैं कि वो बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे ऑफ द फर्म ऑफ द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, जो जस्ट एंड फेथफुल हो, एंड वो ट्रू अकाउंट्स को रेंडर करेंगे एंड फुल इंफॉर्मेशन जो फर्म को इफेक्ट करिए किसी भी पार्टनर को, टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। So these are the journal duties of the partners that are given under section 9. Now अगर पार्टनर के किसी भी फ्रॉड की वजह से फर्म को कोई लॉस हो जाता है, अगर पार्टनर के फ्रॉड की वजह से अगर फर्म को कोई भी लॉस होता है, या पार्टनर के विलफुल निग्लेक्ट की वजह से अगर फर्म को कोई भी लॉस होता है, दैट इज गिवन इन सेक्शन 30, जो आगे अभी मैं आपको शो करूंगी। ठीक है, अगर पार्टनर के फ्रॉड की वजह से या पार्टनर के विलफुल निग्लेक्ट की वजह से फर्म को कोई भी लॉस होता है, देन एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म। तो पार्टनर जो है वो फर्म को इंडेमनीफाई करेगा, ठीक है, अगर उसके फ्रॉड की वजह से कोई भी लॉस होता है इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। नाउ व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो वी हैव स्टडीड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि अगर कोई एग्रीमेंट करता है इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट प्रोवाइड करता है, आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर कोई भी आपको रिस्ट्रेन करता है, ठीक है, कि आप ये बिजनेस कैरी ऑन नहीं करोगे, दैट इज वॉइड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर कोई किसी के साथ अगर कोई इस एग्रीमेंट में एंटर करता है, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इन अ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप जब तक चल रही है सेम पर्पस सेम चीज का बिजनेस नहीं कोई पार्टनर खोल सकता, इस एरिया में लोकेलिटी में नहीं खोल सकता, स्पेसिफाइड टाइम में नहीं खोल सकता, तो दैट इज वैलिड, वो वैलिड होगा। सो एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड in a partnership under section 11 is valid. So this is what is written here. This says, subject to the provisions of this act, the mutual rights and duties of the partners of the firm. जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की फर्म में, दैट मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। कैसे डिटरमाइन हो सकती है? पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करके। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। तो सच कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वेरी किया जा सकता है पार्टनर्स के कंसेंट के साथ, एंड ऐसा कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए। This further says, notwithstanding anything contained in section 27, in spite of the fact whatever is written in section 27, ऐसे जो contracts हैं, the such contracts may provide that a partner shall not carry on business other than that of the firm while he is a partner. So that is valid contract. This section 11, ये same provisions आपको Indian Partnership Act में section 36(2) में mention है, section 54 में, 55(3) में। तो यही प्रोविजन दी हुई है कि कोई भी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इन अ पार्टनरशिप इज वैलिड, बट जो कंडीशंस इम्पोज की गई हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एवरी पार्टनर हैज अ राइट, हर पार्टनर का राइट है कि वो दैट ही कैन टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सेकेंड इज, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर बाउंड है कि वो अटेंड करे डिलीजेंटली अपनी ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी डिफरेंस अराइज करता है, इफ एनी डिफरेंस अराइज रिगार्डिंग द ऑर्डिनरी मैटर्स, अगर कोई भी डिफरेंस अराइज करता है किस चीज के रिगार्डिंग, ऑर्डिनरी मैटर्स के रिगार्डिंग, दैट इज कनेक्टेड विद द बिजनेस, उसको कैसे डिसाइड किया जा सकता है? मेजॉरिटी उसको डिसाइड कर सकती है।
बट अगर कोई चेंज लेके आना है फर्म के नेचर ऑफ द बिजनेस में, तो वहां पे सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए. दिस इज एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू द ऑर्डिनरी मैटर्स. अगर कोई भी डिफरेंस अराइज कर रहा है ऑर्डिनरी मैटर्स में कनेक्टेड विद द बिजनेस, मे बी डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी, उसको मेजॉरिटी डिसाइड कर सकती है. And every partner shall have a right to express his opinion before the matter is decided. But no change may be made in the nature of the business without the consent of all the partners. Next is every partner has a right to have access to and to inspect and copy any of the books of the firm. हर पार्टनर का राइट है कि वो एक्सेस करे एंड इंस्पेक्ट करे कॉपी ऑफ द बिजनेस ऑफ द बुक्स ऑफ द. Mutual rights and liabilities. What are the mutual rights and liabilities of the partners? So this is dealt under section 30. This says subject to contract between partners, a partner is not entitled to receive remuneration. Partner को कोई भी remuneration नहीं मिलेगा for taking part in the conduct of the business, because he is a partner, so it is his duty to take part in the conduct of the business, as we have already read. तो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली, उनको इक्वली शेयर करना होगा जो भी प्रॉफिट्स फर्म ने अर्न किए हैं, बिकॉज पार्टनरशिप किस चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूट होती है? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. एंड अगर कोई लॉस होता है फर्म को, उसको भी उनको इक्वल ही कंट्रीब्यूट करना होगा. तो वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम. अगर पार्टनर जो भी उसने कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में लगाई है, तो उसके ऊपर अगर उसको कोई इंटरेस्ट मिलना है, तो ऐसा इंटरेस्ट किस चीज़ से पेबल होगा? ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट. अगर कोई पार्टनर है, उसने फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस अगर उसने कोई पेमेंट दिया है या कोई एडवांस दिया है बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल से सेपरेट, अगर उसने कोई पेमेंट या एडवांस दिया है, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एन. इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट ऑफ 6% पर एन. फर्म जो है वो इंडेमनीफाई करेगी पार्टनर को इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड एंड लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम. The firm shall indemnify a partner in respect of the payments made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business. In doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. तो फर्म जो है वो इंडेमनीफाई करेगी पार्टनर को इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट्स मेड एंड लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम in the ordinary and proper conduct of the business, and in doing such act अगर कोई emergency है, तो वो फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए वो वही एक्ट करेगा जो एक पर्सन अपने फर्म को बचाने के लिए नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में करता, अपने बिजनेस को बचाने के लिए. अगर पार्टनर ऐसा कोई भी चीज करता है, तो फर्म लायबल है, फर्म पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगी. लाइक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट वी हैव रेड अंडर सेक्शन 10 कि वहां पे जो है अगर पार्टनर कोई भी फ्रॉड करता है, या 13F में दिया हुआ है कि अगर पार्टनर कोई भी विलफुल निग्लेक्ट करता है, उसकी वजह से अगर फर्म को कोई लॉस होता है, तो पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा. सेक्शन 13 का ई पॉइंट दिस इज सेइंग कि फर्म इंडेमनीफाई करेगी अगर कोई भी पार्टनर कोई पेमेंट कर देता है या लाइबिलिटी इंकर की जाती है इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस या फिर इन एन इमरजेंसी. So property of the firm that is given under section 40, this says कि property of the firm include करेगी सारी property, rights and interest को property में जो भी originally brought into the stock of the firm or acquired by purchase or otherwise by or the firm or for the progress and in the course of business of the firm, and this includes also the goodwill of the business. and ये किसको include कर रही है? ये business की goodwill को भी include कर रही है. एप्लीकेशन हम कहाँ पे लगाएंगे प्रॉपर्टी को? फर्म की प्रॉपर्टी को किस चीज के लिए अप्लाई करेंगे? एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस. So subject to the contract between the partners, the property of the firm shall be held and used by the partners exclusively for the purpose of the business. Next is personal profits named by partners.
सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, वी हैव सीन कि जो भी पार्टनर्स कंपनी जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है वो एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए यूज की जाएगी। नाउ अगर किसी पार्टनर ने उस फर्म की प्रॉपर्टी से, ठीक है, उसने कोई प्रॉफिट डिराइव किया, एंड द पार्टनर हैज डिराइव्ड एनी प्रॉफिट, उसने खुद के लिए कोई प्रॉफिट डिराइव किया किसी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म से, या प्रॉपर्टी को यूज करके फर्म की, या कोई बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म से, या फर्म के नेम को यूज करके, तो वो उसको जो है फर्म को पे करना होगा। So this says if a partner derives any profit for himself, इस चीज से, from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for that profit and pay it to the firm. Next is this is saying if a partner carries on any business of the firm, अगर पार्टनर कोई बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, ठीक है, फर्म ऑफ द सेम नेचर एंड जो कि फर्म से compete कर रहा है, देन वो भी अगर उससे कोई प्रॉफिट डिराइव कर रहा है वो भी फर्म को ही पे करना होगा इन दैट बिजनेस। तो पार्टनरशिप जो फर्म की प्रॉपर्टी है दैट शुड बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म ओनली। Now what are the rights and duties of the partners that is dealt under section 17? तो दिस सेज अगर कोई पार्टनरशिप फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज आ जाता है, तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में वो सेम रहेंगी जैसे वो पहले थी चेंज के पहले। So where a change occurs in the constitution of the firm, the mutual rights and duties of the partners in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change as far as may be. अगर सपोज पार्टनरशिप एट विल है, ठीक है, इफ दैट इज टू बी कैरिड आउट फॉर अ फिक्स टर्म, बट सपोज वो 1 साल के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बनाए, बट वो कंटिन्यू करते हैं 1 साल के बाद भी, एक्सपायरी के बाद भी वो कंटिन्यू करते हैं बिजनेस। नाउ जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की वो सेम रहेंगी जो कि एक्सपायरी के पहले थी, सो फार एज दे आर कंसिस्टेंट, कि वो कंसिस्टेंट हैं विद द इंसिडेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एट विल। वी हैव स्टडीड अंडर सेक्शन 8 पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप आप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए। तो जहां पे एक फर्म कॉन्स्टिट्यूट किया गया है टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग, तो अगर फर्म को कॉन्स्टिट्यूट किया गया वन और मोर के लिए, या फिर आपने जो है कोई और एडवेंचर या अंडरटेकिंग करनी है, तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं दूसरी एडवेंचर्स या अंडरटेकिंग के लिए भी सेम रहेंगी जो कि ओरिजिनल एडवेंचर्स या अंडरटेकिंग के लिए थी। दीज आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। 3 points after a change in the firm, after the expiry of the term of the firm, where additional undertakings are carried out. Now, subject to the provisions of this act, जो partner है that is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm. तो partner क्या है एक firm में? Partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm. Now जो act है partner का, the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm, वो क्या करता है? उस firm को bind कर देता है। So the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the firm carried on by the firm that binds the firm. So authority of the partner to bind the firm that is comes within his implied authority. Now एक पार्टनर अपनी implied authority में क्या क्या चीजें नहीं कर सकता है, this is given further under this section. तो अगर तो कोई यूसेज या कस्टम ऑफ ट्रेड परमिट करता है then that is a separate thing. बट implied authority of the power, implied authority जो पार्टनर की है वो उसको अलाउ नहीं करती है to submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration, to open a banking account on behalf of the firm in his own account own name, to compromise or relinquish any claim or portion of the claim by the firm, to withdraw a suit or proceeding filed on behalf of the firm, to admit any liability in a suit or proceeding against the firm, या फिर to acquire immovable property on behalf of the firm, or to transfer immovable property belonging to the firm, or to enter into partnership on behalf of the firm.
तो एक पार्टनर की कोई भी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, वो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है अनलेस कि कोई कस्टम या यूसेज या कस्टम ऑफ ट्रेड उसको परमिट करे। Now, whether there can be extension or restriction of partners' implied authority. तो पार्टनर्स किसी भी फर्म में कॉन्ट्रैक्ट करके पार्टनर्स के साथ वो एक्सटेंड कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर। So the partners in a firm may, by contract between the partners, extend or restrict the implied authority of any partner. This says that if any act done by a partner on behalf of the firm, अगर कोई भी पार्टनर कोई एक्ट करता है फर्म की बिहाफ पे जो कि उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में फॉल करता है, तो फर्म को बाइंड कर देगा। दैट विल बाइंड द फर्म अनलेस कि जिस पर्सन के साथ डील कर रहा है उसको पता हो उस रिस्ट्रिक्शन के बारे में or does not or believe that partner to be a partner. So what this is saying, this is notwithstanding anything, any such restriction, in spite of the fact कि ऐसी restriction है, अगर कोई पार्टनर कोई भी एक्ट करता है फर्म के बिहाफ पे जो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में फॉल करता है वो फर्म को बाइंड करते हैं। तो व्हाट इज द पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी? तो पार्टनर की अथॉरिटी है इमरजेंसी में कि वो सारे एक्ट्स करे, लाइक वी हैव सीन इन 13E, ठीक है, कि फर्म उसको इंडेमनीफाई करेगी, हमने वहां पे भी ये पॉइंट पढ़ा था। दैट पार्टनर हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस, जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन अपने बिजनेस को बचाने के लिए ऐसी सर्कमस्टांसिस में करता, एंड ऐसा एक्ट उसका जो है फर्म को बाइंड कर देगा। So partner has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm from the loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case, acting under similar circumstances, and such acts जो है binds the firm. Now, what is the mode of doing act to bind the firm? So, in order to bind a firm, an act or instrument done or executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name. ठीक है, एक पार्टनर कैसा एक्ट करेगा कि वो फर्म को बाइंड कर दे। तो अगर उसने कोई भी एक्ट किया है फर्म के बिहाफ पे या एग्जीक्यूट किया है फर्म के नेम पे या कोई भी और मैनर जो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली इंटेंशन शो करता हो टू बाइंड द फर्म। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय अ पार्टनर? अगर पार्टनर कोई भी एडमिशन कर लेता है किसी भी कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो फर्म को बाइंड कर देगा अंडर सेक्शन 23। सेज एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म is evidence against the firm if it is done in the ordinary course of the business. What is the effect of notice to acting partner? So notice to a partner who habitually acts in the business of the firm. नोटिस पार्टनर को जो हैबिचुअली एक्ट करते हैं इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ एनी मैटर relating to the affairs of the firm operates as notice to the firm except in the case of fraud on the firm committed by or with the consent of that partner. तो अगर पार्टनर को कोई भी नोटिस दिया जाता है जो हैबिचुअली बिजनेस में मैटर्स में इन्वॉल्व है रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म ऑपरेट्स, तो दैट मीन्स कि वो नोटिस जो है वो फर्म को ही दिया गया है एक्सेप्ट कि कोई फ्रॉड किया हो फर्म पे कमिट किया हो बाय या फिर विद द कंसेंट ऑफ थर्ड पार्टी। So every partner, this is very important, every partner is liable jointly and severally for all the acts of the firm done while he is a partner. तो सारे पार्टनर्स जो हैं वो jointly and severely liable होंगे for all the acts of the firm done while he is a partner. Next is liability of the firm for wrongful acts of a partner. So whereby the wrongful act or omission of a partner, यहाँ पे wrongful act या ओमिशन की वजह से पार्टनर की एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म या फिर अथॉरिटी ऑफ हिज पार्टनर्स कोई लॉस या इंजरी होता है किसी थर्ड पार्टी को या कोई पेनल्टी इंकर होती है, देन फर्म इज लायबल देयरफॉर टू द सेम एक्सटेंट एज अ पार्टनर। तो अगर पार्टनर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करता है या ओमिशन करता है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है या बाकी पार्टनर्स की अथॉरिटी से कर रहा है, अगर कोई भी लॉस या इंजरी हो जाता है कोई थर्ड पार्टी को,
या कोई पेनल्टी इंकर कर जाती है तो वहाँ पे फर्म लायबल होगी सेम एक्सटेंट में जैसे कि एक पार्टनर होता है। ना फर्म इज लायबल फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। तो अगर पार्टनर जो एक्ट कर रहा है अपनी एपरेंट अथॉरिटी में, अगर वो कोई मनी रिसीव कर लेता है या प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी से एंड ही मिस अप्लाइज दैट, या फिर कोई या फिर जो फर्म है और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर वो कोई मनी रिसीव कर लेती है या प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी से एंड जो मनी या प्रॉपर्टी है उसको मिस अप्लाई कर देता है कोई भी पार्टनर while it is in the custody of the firm, then firm is liable to make good the loss। तो फर्म लायबल है वहां पे, फर्म को जो है लॉस लॉस के लिए द फर्म इज लायबल। तो वी हैव रिवाइज्ड अप टू सेक्शन 27। रेस्ट विल डू इन टुमारोज लेक्चर लर्नर्स। So before I end the lecture, there is a special news for all of you. Unacademy is conducting a scholarship test that is going to be on 15th of Jan 12 p.m. पे। So you have a chance to win scholarship and आप लोग जो है फ्री में एनरोलमेंट करवा सकते हो इसमें। You can just enroll yourself free in this and rank 1 and 2 to 5 holders will get a chance to win the two renowned educators, that is Khanna sir and Paliwal sir। Next is that is if you're preparing for Bihar Judiciary, so ये बैच स्टार्ट हो रहा है। You can just use this code to get 10% off। कर्नाटका स्टेट से अगर स्टेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, दिस इज स्पेशल बैच फॉर दैट। दिस इज द बैच जो कॉम्प्रिहेंसिव वे में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ अनदर बैचेस फॉर यूपी। सो वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी बाय यूजिंग द कोड एज आई हैव सीन यू, ठीक है, आप इस कोड को यूज करके जो है अपनी मनी सेव कर सकते हो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एंड यू विल गेट दिस टेस्ट सीरीज कैलेंडर, ठीक है, जो आपको थ्योरी के साथ साथ आप साथ में टेस्ट भी दे सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट।